दुनिया के सबसे हैरत अंगेज कमांडो मिशंस की जब बात होगी, आप ऑपरेशन थंडरबोल्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई प्लेन हाईजैक हुई हो, आतंकियों ने करीब 100 लोगों को बंधक बनाया हुआ हो और फिर भी एक देश के कमांडो 4000 किलोमीटर दूर की यात्रा करते हैं, आतंकियों को मार गिराते हैं और सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से निकाल लाते हैं। सोचिए किस लेवल की तैयारी हुई होगी उस मिशन की, क्या कुछ हुआ था और कैसे इस पूरे मिशन को अंजाम दिया गया। आज की वीडियो में इसी की कहानी होगी। और आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दूं कि इस अविश्वसनीय मिशन को अंजाम देने वाला देश कोई और नहीं बल्कि इजराइल था। इजराइल ने कैसे किया ये सब कुछ, चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो अब अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। 27 जून 1976 दिन रविवार, इजराइल के तेल अवीव से एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 ने पेरिस के लिए उड़ान भरी। इस विमान को ग्रीस की राजधानी एथेंस होते हुए पेरिस जाना था। विमान ने तय कार्यक्रम के अनुसार एथेंस में लैंड किया और फिर कुछ देर बाद इस विमान ने दोबारा उड़ान भरा। एथेंस से उड़ान भरने के अभी कुछ ही मिनट बीते होंगे कि यात्रियों के बीच से 4 लोग खड़े हुए। इन सभी के पास पिस्तौल और हथगोले थे। इन हथियारबंद लोगों में से एक महिला भी थी। उसने अपने हाथ में रखे हैंड ग्रेनेड की पिन निकाली और चिल्लाकर सभी यात्रियों को चेतावनी दी कि अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो वो प्लेन को हवा में ही ब्लास्ट कर देगी। इसके बाद एक शख्स कॉकपिट की ओर बढ़ा और इस तरह प्लेन हाईजैक किया जा चुका था। पर सवाल था कि ये हाईजैकर्स कौन थे और इनका क्या मकसद था। इस सवाल पर लौटने से पहले हम प्लेन के हाईजैक होने के बाद क्या कुछ वहां हो रहा था इसकी बात कर लेते हैं। हुआ यूं कि हाईजैकर्स ने विमान पर अपना कंट्रोल करने के बाद पायलट को लीबिया के शहर बेनगाजी चलने का आदेश दिया। बेनगाजी में विमान 7 घंटे रुका रहा और ईंधन लेने के बाद अपहरणकर्ताओं ने पायलट को आदेश दिया कि वो विमान को युगांडा के एंतेबे हवाई अड्डे ले जाएं। अब उस सवाल पर लौटते हैं कि हवाई जहाज को हाईजैक करने वाले ये लोग कौन थे और ये क्या चाहते थे। असल में प्लेन के 2 हाईजैकर्स जर्मनी के एक आतंकी संगठन जर्मन बादर मिनहॉफ के मेंबर थे। ये ग्रुप अब खत्म हो चुका है। वहीं 2 और हाईजैकर्स पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन नाम के एक संगठन से जुड़े थे। यानी दोनों ग्रुप्स ने मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। इसका उद्देश्य था कि अपने 51 फिलिस्तीनी साथियों की रिहाई की जाए जो दुनिया भर की कई जेलों में बंद थे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर करीब 40 इजराइल की जेल में थे। बहरहाल हाईजैक हुआ विमान करीब 24 घंटे से भी ज़्यादा समय बिताने के बाद आखिरकार 28 जून को दोपहर 3:15 बजे युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। उस समय युगांडा के राष्ट्रपति थे ईदी अमीन, एक ऐसा खूंखार शख्स जिसे युगांडा का कसाई तक कहा जाता था। दिलचस्प बात यह भी थी कि एक वक्त ईदी अमीन इजराइल का बेहद करीबी माना जाता था। ईदी अमीन पहले युगांडा की सेना में मेजर हुआ करता था और तख्ता पलट करने के बाद वो सत्ता में आया था। युगांडा की सेना में रहने के दौरान ईदी अमीन ने इजराइल में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी और उसके सत्ता में आने के बाद भी इजराइल कई मौकों पर युगांडा के लिए मदद भेजता रहा था। ईदी अमीन सत्ता पर काबिज होने के बाद इजराइल दौरे पर भी जा चुका था और कुल मिलाकर सब सही चल रहा था। हालांकि इसी बीच ईदी अमीन की दोस्ती लीबिया से बढ़ने लगी थी, जहां कर्नल गद्दाफी का शासन था। गद्दाफी की संगत मिलने के बाद युगांडा के ईदी अमीन के सुर बदलने लगे थे। इजराइल और युगांडा के बीच समीकरण बदलने लगे थे। आलम यह हुआ कि ईदी अमीन ने इजराइल के लोगों को युगांडा से भगाना शुरू कर दिया था और इस तरह दोनों देशों की दुश्मनी परवान चढ़ने लगी। इजराइल से यही दुश्मनी एक बड़ी वजह भी बनी कि ईदी अमीन ने विमान लेकर युगांडा पहुंचे हाईजैकर्स को एक तरह से पनाह दी। उसके लिए ये प्लेन हाईजैक इजराइल से अपनी दुश्मनी निकालने का एक सुनहरा मौका था
उसने एंतेबे एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। प्लेन जब एंतेबे हवाई अड्डे पर पहुंचा तो सबसे पहले आतंकियों ने इजरायली यहूदी यात्रियों को बाकी यात्रियों से अलग करना शुरू किया। इसी बीच आतंकियों के 3 और साथियों से आ मिले। इसके बाद सभी बंधकों को एयरपोर्ट पर ही एक अलग बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही साथ आतंकियों की ओर से 51 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग भी इजराइल के सामने रख दी गई। इसके अलावा प्लेन को छोड़ने के लिए $50 लाख की भी मांग रखी गई। हाईजैकर्स ने इजरायली सरकार को इसके लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। आतंकियों ने धमकी दी कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो वे यात्रियों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। इसी बीच युगांडा का राष्ट्रपति ईदी अमीन कई बार बंधकों से मिलने जाता रहा और उन्हें अपडेट देता रहा कि सभी की रिहाई के लिए बातचीत जारी है। इधर इजराइल में लोग प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए और सरकार पर दबाव बनाया जाने लगा था कि बंधकों को जल्द से जल्द हर हाल में रिहा किया जाए। हर हाल का मतलब आतंकियों की मांग के सामने घुटने टेके जाएं। उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री थे यित्ज़हाक राबिन। उनके लिए विकट हालात थे। एक तरफ बंधकों के परिजन सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी ओर आतंकियों का दबाव भी बढ़ने लगा था। फैसला लेना मुश्किल था। अब लोगों को छुड़ाने के लिए कोई कमांडो मिशन चलाया जाए या सीधे सीधे उनकी मांगें मान ली जाएं, इसे लेकर इजराइल सरकार के अंदर भी मतभेद थे। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच हाईजैकर्स ने अगले 2 दिनों में 148 गैर इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। अब हाईजैकर्स के पास क्रू मेंबर सहित 94 यात्री रह गए थे और इनमें से ज़्यादातर इजरायली यहूदी थे। रिहा किए गए लोगों को पेरिस ले जाया गया। इनसे पेरिस पहुंचते ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने संपर्क किया और हाईजैकर्स के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू हो गई। कुछ जानकारी निकलकर सामने भी आई, जैसे उनके पास क्या हथियार थे, इनकी संख्या कितनी थी, बंधकों को कहाँ रखा गया है, ये सारी बातें सामने आईं। इस बीच मोसाद के एक एजेंट ने केन्या में एक विमान किराए पर लिया और एंतेबे एयरपोर्ट के ऊपर से उड़ान भरते हुए वहाँ की कई तस्वीरें ले आया। तस्वीरों से मोसाद को बड़ी मदद मिली। पता चला कि एयरपोर्ट के जिस टर्मिनल में बंधकों को रखा गया है उसे तो इजराइल की ही एक कंपनी ने बनाया था। ये निर्माण तब हुआ था जब युगांडा के इजराइल से अच्छे संबंध हुआ करते थे। ये पता चलते ही मोसाद ने इस टर्मिनल को बनाने वाली इजरायली कंपनी से संपर्क किया और नक्शा हासिल कर लिया। फिर रातों रात इजराइल में ठीक इसी तरह का एक नकली टर्मिनल खड़ा किया गया ताकि इजरायली कमांडो उस पर हमले का अभ्यास कर सकें। कुल मिलाकर अब मोसाद और इजराइल की सेना IDF इस विचार के साथ थे कि पर्याप्त जानकारी हाथ लग चुकी है और अब एक्शन की बारी है। सरकार भी अब एक्शन के मसले पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। इधर आतंकियों की ओर से दी गई डेडलाइन खत्म होने वाली थी। इसी डेडलाइन के खत्म होने से ठीक पहले इजराइल ने ऐलान किया कि वो हाईजैकर से बात करने के लिए तैयार है। ये एक तरह से स्ट्रेटजी थी ताकि इजरायली कमांडर्स को तैयारी के लिए कुछ और घंटे मिल जाएं। इजराइल ने युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन से भी संपर्क किया ताकि वो बंधकों को छुड़ाने में मदद करें। इजराइल को पता था कि ईदी अमीन मदद नहीं करेंगे, लेकिन ये सब कुछ एक सुनियोजित योजना का हिस्सा था ताकि अपहरणकर्ताओं को कोई शक नहीं हो, कुछ समय मिल जाए ताकि इजराइल अपनी तैयारी पूरी कर सके। इसी बीच एक और दिलचस्प बात हुई। ईदी अमीन अफ्रीकी एकता संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई चले गए, जिससे इजराइल को थोड़ा और समय मिल गया। लेकिन इजराइल साथ ही जानता था कि अब ऑपरेशन थंडरबोल्ट को शुरू करने का यही सही समय है, समय आ चुका है। सोचिए, एंतेबे इजराइल से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, इसलिए किसी बचाव मिशन के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता था। इसके बावजूद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली सेना ने ये जोखिम उठाया। इजरायली सेना के 200 सबसे बेहतरीन कमांडोज को इस मिशन के लिए चुना गया। इस पूरे मिशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 4000 किलोमीटर दूर जाना है और फिर 4000 किलोमीटर वापस भी आना था। ऐसे में विमान में ईंधन कैसे भरा जाए।
इसके अलावा 4000 किलोमीटर दूर जाने के क्रम में अन्य देशों के हवाई स्पेस से गुजरने पर उनके रडार में आने का खतरा भी था। इससे मिशन का भेद खुल सकता था। हवाई मार्ग के अलावा दो और विकल्प भी थे इजराइल के पास। एक ये था कि इजरायली नेवी के कमांडो को युगांडा की विक्टोरिया झील में ड्रॉप किया जाएगा। इसके बाद वो लोग एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देंगे और आतंकियों को मार गिराएंगे। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये था कि इजरायली नागरिकों को फिर वापस कैसे लाया जाएगा, क्योंकि ईदी अमीन की मंजूरी के बिना ये काम हो नहीं सकता था। एक और ऑप्शन ये भी था कि केन्या से सड़क मार्ग से युगांडा में घुसा जाए, लेकिन ये भी काफ़ी मुश्किल था। आखिर में तय यही हुआ कि विमान से एंतेबे हवाई अड्डे पर ही धावा बोल दिया जाए, आतंकियों को मारा जाए, यात्रियों को लेकर वापस इजराइल पहुंचा जाए। योजना फाइनल होने के बाद केन्या को मनाया गया। असल में तब कोई भी देश इजरायली विमानों को अपनी हवाई सीमा में प्रवेश कर फिलिस्तीनियों या फिर युगांडा की सरकार को नाराज नहीं करना चाहता था। बहुत मान मनव्वल के बाद केन्या ने इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। साथ ही ये भी तय हुआ कि इजरायली विमानों में ईंधन केन्या में भरा जाएगा। कुल मिलाकर सब कुछ सेट था। ब्रिगेडियर जनरल शॉमरॉन पर मिशन की जिम्मेदारी और योनातन नेतन्याहू फील्ड ऑपरेशन के इंचार्ज बनाए गए। योनातन नेतन्याहू इजराइल के आज के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। 4 जुलाई 1976 इजराइल का ऑपरेशन थंडरबोल्ट शुरू हुआ। साइनाई बेस से 4 हरक्यूलिस जहाज़ों ने उड़ान भरी। केवल 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए इन विमानों ने लाल सागर पार किया ताकि मिस्र, सूडान और सऊदी अरब के रडार उन्हें न पकड़ पाएं। साथ ही रास्ते में ही इजरायली कमांडोज ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी भी पहन ली। करीब 7 घंटे उड़ने के बाद रात के 1 बजे पहला हरक्यूलिस विमान एंतेबे के ऊपर पहुंचा। उस समय रनवे की लाइट जल रही थी। लैंड करने से 8 मिनट पहले ही हरक्यूलिस के रैंप खोल दिए गए ताकि कम से कम समय बर्बाद हो। इसी विमान में 2 लैंड रोवर जीप और एक काली रंग की मर्सिडीज कार भी रखी हुई थी। ये मर्सिडीज ठीक वैसी ही थी जैसा युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन इस्तेमाल करते थे। असल में प्लान ये था कि विमान के रनवे पर लैंडिंग के बाद इजरायली कमांडो मर्सिडीज और जीप को बंधकों को रखे गए टर्मिनल की ओर ले जाएंगे। मर्सिडीज देख युगांडा के सैनिकों को लगेगा कि ईदी अमीन विदेश यात्रा से लौटे हैं और पीछे उनका कुनबा चल रहा है। ऐसा ही किया गया। विमान के उतरते ही काली मर्सिडीज कार उतारी गई। उसके पीछे कमांडोज से भरी हुई 2 लैंड रोवर गाड़ियां भी उतारी गई और इन वाहनों ने तेजी से उस टर्मिनल की तरफ बढ़ना शुरू किया जहां बंधक रखे गए थे, ताकि ऐसा लगे कि ईदी बंधकों से मिलने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस काफिले को 2 युगांडाई सैनिकों ने रोक लिया। असल में ईदी अमीन जो पहले काली मर्सिडीज से चलते थे, कुछ समय पहले ही उन्होंने सफ़ेद मर्सिडीज ले ली थी और उनके काफिले से काली मर्सिडीज को हटा दिया गया था। इजराइल को ये पता नहीं था और यही उससे सबसे बड़ी गलती हो गई। यानी इजराइल के सीक्रेट मिशन का भेद अब खुल चुका था। सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो चुका था। युगांडा के सैनिक भी समझ गए कि पूरा माजरा क्या है। फिर क्या था, गोलीबारी शुरू हो गई। पहले तो साइलेंसर लगी गोली एक इजरायली कमांडो की ओर से चलाई गई ताकि आवाज़ आतंकियों तक नहीं पहुंच सके, लेकिन जल्दबाजी में एक कमांडो ने बिना साइलेंसर वाली गोली दाग दी। बहरहाल अब भेद खुल जाने के बाद इजरायली कमांडो का लक्ष्य किसी भी तरह उस टर्मिनल तक जल्द से जल्द पहुंचना था जहां बंधकों को रखा गया था। कमांडो जल्द ही वहां पहुंच भी गई। अगले करीब 6 से 7 मिनट में इजरायली कमांडो ने सभी 7 हाईजैकर्स को मार गिराया। 3 बंधक भी इन गोलियों का निशाना बने और मारे गए। इस बीच 2 और इजरायली विमान भी एंतेबे एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। उनमें 2 इजरायली सैनिकों से भरे हुए थे। चौथा विमान पूरी तरह से खाली था ताकि उसमें बचाए गए लोगों को ले जाया जा सके। कमाल की बात देखिए कि एंतेबे एयरपोर्ट पर उतरने के केवल 20 मिनट के भीतर ही बंधकों को लैंड रोवर जीप में भरकर खाली विमान तक पहुंचाया जाने लगा था। इस बीच युगांडा के सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया था और पूरे हवाई अड्डे की बत्ती गुल कर दी गई थी। इसके बावजूद इजरायली कमांडो डटे रहे।
एयरपोर्ट से चलने से पहले हर एक इजरायली सैनिक की गिनती की गई। इस पूरे अभियान में इजराइल का सिर्फ एक सैनिक मारा गया और वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई। बताया जाता है कि एंतेबे में लैंड करने के महज 58 मिनट बाद बचाए गए यात्रियों को लेकर पहला इजरायली विमान टेक ऑफ कर चुका था। महज 58 मिनट और मिशन कामयाब। उड़ान भरने से पहले इजरायली कमांडोज ने एंतेबे पर रखे गए 11 मिग जहाज़ों को भी नष्ट कर दिया था ताकि वो उनका पीछा नहीं कर सकें। घायल लेफ्टिनेंट कर्नल नेतन्याहू ने वापसी उड़ान के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया था। इस मिशन में युगांडा के 20 सैनिक भी मारे गए। इस मिशन में एक महिला बंधक डोरा ब्लॉक को वापस नहीं लाया जा सका था क्योंकि वो हमले के समय कंपाला शहर के मुलागो अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें अपहरणकर्ताओं ने तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल भेज दिया था। बाद में युगांडा के अटॉर्नी जनरल ने वहां के मानवाधिकार आयोग को बताया था कि इजराइल के इस मिशन के बाद ईदी अमीन के आदेश पर 2 सैनिक अफसरों ने डोरा ब्लॉक की अस्पताल के पलंग से खींचकर हत्या कर दी थी। कुल मिलाकर यह ऑपरेशन इजराइल के इतिहास का सबसे साहसी ऑपरेशन था, जिसके बाद से दुनिया में मोसाद का कद और ऊंचा हो गया। इस मिशन की सफलता के बाद इजरायली प्रधानमंत्री राबिन ने जब विपक्ष के नेता मेनाखेम बेगिन को बधाई दी और खुशखबरी देने के लिए बुलवाया तो बेगिन ने कहा था, मैं शराब नहीं पीता, इसलिए चाय पीकर इसे सेलिब्रेट करूंगा। इस पर राबिन ने उन्हें सिंगल मॉल्ट शराब सर्व की और कहा कि समझ लीजिए कि आप रंगीन चाय पी रहे हैं। बेगिन ने जवाब दिया कि आज के दिन तो कुछ भी पी सकता हूं, कि इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। इस तरह का दुस्साहसी अभियान ना तो पहले कभी सफल हुआ और शायद ना कभी होगा। तो ये थी कहानी ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर कीजिए और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।